हेलो दोस्तों, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चल रहा था यानी मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार। बिंदुसार का शासन काल आता है दोस्तों 298 ईसा पूर्व। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन और उत्तराधिकारी यानी बिंदुसार को बनाया गया था। कब? यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में हो चुकी थी और मगध की गद्दी पर यानी बिंदुसार कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व पे बैठा हुआ था। कब बैठा हुआ था दोस्तों? यानी 200 ईसा पूर्व पे बैठा हुआ था। बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार बैठा हुआ था। कब बैठा था गद्दी पर? यानी 298 बीसी में बैठा हुआ था। और ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और धुंधरा का क्या था? पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और धुंधरा का क्या था? पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और धुंधरा का पुत्र था। इसी प्रकार दोस्तों आगे है बिंदुसार के अन्य नाम यानी अमित्रोचेटस। ये यूनानी साहित्य में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? अमित्रोचेटक यानी यूनानी साहित्य में कहा जाता है। किसमें? यूनानी साहित्य में कहा जाता है। अमित्रोचेटक बिंदुसार को यूनानी साहित्य में कहा जाता है। और सिंहसेन यानी जैन साहित्य में कहा जाता है। किसमें? यानी जैन साहित्य में कहा जाता है। और भद्रसार वायु पुराण में कहा जाता है। किसमें दोस्तों? वायु पुराण में कहा जाता है। किसे? भद्रसार को यानी बिंदुसार। अमित्रघात यानी संस्कृत में कहा गया है। कौन से संस्कृत साहित्य में अमित्रघात कहा गया है? बिंदुसार के अन्य नाम है अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य में कहा गया है। सिंहसेन यानी जैन साहित्य में कहा गया है, जैन धर्म में। और भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है। अमित्रघात संस्कृत साहित्य में कहा गया है। उसी प्रकार दोस्तों एक इतिहासकार प्लिट महोदय ने लिखता है कि बिंदुसार के बारे में क्या लिखता है? बिंदुसार के बारे में प्लिट महोदय ने अमित्रघात यानी अमित्रघात का अर्थ यानी शत्रुओं का नाशक बताया गया है। क्या बताया गया है? शत्रुओं का नाशक बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? शत्रुओं का नाशक बताया गया है। यानी किसके द्वारा? प्लिट महोदय के द्वारा यानी बिंदुसार को अमित्रघात का अर्थ यानी क्या बताया गया है? शत्रुओं का नाशक। बिंदुसार व्यक्तिगत रूप से शिव मत का अनुयायी था और आजीविक संप्रदाय में आस्था रखता था। यानी बिंदुसार व्यक्तिगत रूप से शैव मत का अनुयायी था किंतु आजीविक संप्रदाय में आस्था रखता था। किसमें? आजीविक का संप्रदाय में आस्था रखता था और वो शैव मत का क्या था? अनुयायी था। क्या था दोस्तों? शैव मत का अनुयायी था। आजीविका संप्रदाय की स्थापना यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखली पुत्र घोषाल ने की थी। किसने की थी? मखली पुत्र घोषाल ने की थी। किसकी? आजीवन संप्रदाय की स्थापना कब? 6वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 6वीं शताब्दी में की गई थी। ये एक भाग्यवादी संप्रदायिक था। क्या है? एक भाग्यवादी संप्रदायिक है। क्या है दोस्तों? यह एक भाग्यवादी संप्रदायिक है। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत भारत में आए हुए थे। क्या आए थे? बिंदुसार के जो शासनकाल था उसमें 2 विदेशी क्या आए थे? भारत में आए हुए थे। एक तो डायमेकस आया था और एक दूसरा डायनीसियस आया था। कौन सा आया था? डायमेकस और डायनोसियस आया था। डायमेकस को यूनान के शासक एंटियोकोटस ने भेजा था। किसने? एंटियोकोटस ने भेजा था। किसने भेजा था? यानी 2 राजदूत आए थे। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में 2 राजदूत आए थे। एक तो डायोनियसस और डायमेकस को यूनान के शासक एंटियोकोस ने भेजा था। किसने? यानी डायमेकस को किसने भेजा था? यूनान के शासक एंटियोकोस ने भेजा गया था। किसने भेजा था? एंटियोकोस ने भेजा हुआ था। और इसका उल्लेख दोस्तों एक इतिहासकार करता है। यानी कौन करता है? इतिहासकार स्ट्रोबो ने किया था। किसका उल्लेख? यानी बिंदुसार के डायमेकस जो वो राजदूत आया था वो यानी एंटियोकोटस राजा ने भेजा था। कौन सा? यूनान के शासक या लीबिया के किसके? लीबिया के शासक था। उसको भारत में भेजा गया था। इसका उल्लेख यानी स्ट्रोबो ने किया था। इतिहासकार कौन था? स्ट्रोबो के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? स्ट्रोबो के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था।
डायनोसिस को मिस्र के शासक टोलमी ने भेजा था। किसने भेजा था? यानी डायोनियस को किसने भेजा था? यानी मिस्र के शासक टोलमी के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? मिस्र के शासक टोलमी के द्वारा डायोनियस को यानी बिंदुसार की राजदरबार में भेजा गया था। और इसका उल्लेख प्लिनी ने किया था। किसने किया था ना? प्लिनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? प्लिनी ने किया हुआ था कि डायोनियस को किसने भेजा था? यानी टोलमी ने भेजा था। ये कहाँ का शासक है? मिस्र का शासक था। कहाँ का दोस्तों? मिस्र का शासक था। कहाँ का दोस्तों? मिस्र का शासक था। यूनानी इतिहासकार एथेनिस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से यानी 3 चीज़ें मांगी हुई थी। क्या है? 3 वस्तुएं मांगी हुई थी। एक तो मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। कौन क्या क्या मांगी थी? यानी 3 चीज़ें मांगी हुई थी। क्या मांगी थी? मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगी हुई थी। किसके अनुसार? इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार यानी एथेनिस के अनुसार। किससे? सीरिया के शासक या यूनानी शासक यानी एंटियोकस से। किससे मांगी हुई थी? एंटियोकस से मांगी हुई थी। मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगी हुई थी। एंटियोकस ने यूनान के कानून के आधार पर दार्शनिक को नहीं भेजा गया। यानी किसको नहीं भेजा? दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। किसके आधार पर? यूनान कानून के अनुसार एंटियोकस ने दार्शनिक को नहीं भेजा। बाकी 2 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। क्या? यानी 2 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। एक मीठी शराब और दूसरी सूखी अंजीर को भेजा गया था। उसी प्रकार दोस्तों बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां थी, जिनके 100 पुत्र थे। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। क्या थी दोस्तों? बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और जिनके 100 पुत्र हुए। क्या हुए थे? 100 पुत्र हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? 100 पुत्र हुए थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हो गया था। यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हो गया था। क्या हो गया था? एक बड़ा विद्रोह हो गया था, जिसमें से बिंदुसार के पुत्र बड़ा यानी सुसीम उस विद्रोह को दमन नहीं कर सका, जबकि छोटा पुत्र यानी उज्जैन के गवर्नर अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक क्या कर दिया? दमन कर दिया या कुचल दिया गया था। क्या कर दिया था? यानी दमन कर दिया गया था या कुचल दिया गया था। किसने किया था? उज्जैन के गवर्नर अशोक ने। उस टाइम पे अशोक कहाँ का था? गवर्नर था, यानी उज्जैनिया का था। कहाँ का था? उज्जैन का था। और उसके बड़े भाई का नाम सुसीम था, जिसने तक्षशिला में विद्रोह को दमन नहीं कर सका। उसी प्रकार यानी बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री थे। कौन से दोस्तों? 2 प्रधानमंत्री थे। यानी बिंदुसार के कितने पुत्र हैं? बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री थे। एक तो खल्लाटक थे, एक राधा गुप्त थे। क्या थे? एक खल्लाटक और एक राधा गुप्त थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत या मृत्यु हो गई थी। उसके 2 प्रधानमंत्री है, खल्लाटक है और राधा गुप्त थे। कौन थे? और इसकी मृत्यु यानी 272 ईसा पूर्व में थे। कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद दोस्तों हम अशोक सम्राट पर यानी अशोक सम्राट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अशोक सम्राट पढ़ते हैं। अशोक सम्राट अशोक सम्राट के पुत्र का यानी पिता का नाम है दोस्तों बिंदुसार था। माता का नाम यानी सुभद्रांगी या सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी या सुभद्रांगिनी। अशोक के शासनकाल में यानी शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी के क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे दोस्तों? उज्जैनी के गवर्नर थे अशोक। यानी अशोक शासन बनने से पहले उज्जैनी के क्या थे? गवर्नर थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी या सुभद्रांगी था। ये बिंदुसार इनके पिता का नाम था। अशोक प्रारंभिक जीवन का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। यानी अशोक के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख बौद्ध साहित्य दिव्यवादन में मिलता है, जिसमें इसे अत्याचारी और चंडिक अशोक बताया गया है। चंडी का अशोक बताया गया है। क्या बताया गया? चंडी का अशोक बताया गया है। यानी ये क्या बताया गया? अशोक का उल्लेख यानी प्रारंभिक जीवन का उल्लेख बौद्ध साहित्य दिव्यवादन में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? दिव्यवादन में मिलता है। किसमें? दिव्यवादन में मिलता है, जिसमें अत्याचारी और चंडिक अशोक बताया गया है। क्या बताया गया? अत्याचारी व चंडिक अशोक बताया गया बौद्ध साहित्य में। किसमें? बौद्ध साहित्य में।
जबकि टर्म सिंगेली अनुश्रुति के अनुसार गद्दी प्राप्त करने के लिए अशोक ने यानी 99 भाइयों को हत्या की थी, यानी अपने 99 भाइयों की क्या थी, हत्या की थी। किसके अनुसार, यानी सिंगली अनुश्रुति के अनुसार। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की गई थी। किसकी की गई थी, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई थी, किंतु इसके 3 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था, बिंदुसार की मृत्यु कभी थी, 272 में हुई थी, बट 3 वर्ष बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम पे, यानी 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। और अशोक की पत्नी महादेवी, पद्मावती या कौरविकी का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, कौरविकी का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, कौरविकी, पद्मावती और महादेवी ये अशोक की पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है हमारा था कलिंग का युद्ध। क्या आता है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों हमारा अगला आता है कलिंग का युद्ध। राज्याभिषेक की 8वें वर्ष अशोक ने यानी 261 ईसा पूर्व, उसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में था, यानी बिंदुसार की मृत्यु के 3 वर्ष बाद। जबकि टर्म कलिंग का युद्ध हुआ था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और वर्तमान कलिंग का है, उड़ीसा में है, जिसे कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। कब, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। और अशोक को यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। इसे वर्तमान उड़ीसा में कहा, यानी कहाँ है, वर्तमान में उड़ीसा में, जिसे कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कलिंग कहते हैं वर्तमान में। क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। किससे, यानी अशोक के जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी जानकारी यानी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। किससे, यानी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग के नरेश खारवाल की हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी का पता चलता है कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। क्या था, नंदराज था। कलिंग का शासक कौन था, नंदराज था। उसके ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, यानी कलिंग के नरेश राज यानी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। किससे, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से यानी जानकारी मिलती है। कलिंग के युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और कलिंग के नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था, नंदराज था। क्या, कौन था दोस्तों, नंदराज था उस टाइम पे, यानी कलिंग का शासक नंदराज था। और कलिंग के नरेश खारवेल के अरंग यानी हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, कलिंग के राजा की जानकारी मिलती है। कलिंग पर आक्रमण कब किया था अशोक ने, 269 ईसा पूर्व में। कब किया था, 261 ईसा पूर्व में किया था, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। कब किया था, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया हुआ था। कलिंग का युद्ध के कारण, कलिंग के युद्ध के क्या क्या कारण थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कलिंग के युद्ध का पहला कारण था दोस्तों, यानी सबसे प्रमुख कारण अशोक ने साम्राज्य विस्तार का महत्वाकांक्षी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यानी में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था दोस्तों, यानी अशोक अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, इसलिए कलिंग पे क्या किया था, आक्रमण किया था। क्या किया था दोस्तों, कलिंग पर आक्रमण किया हुआ था। अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक ने कलिंग में पाए जाने वाले हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और यानी क्या किया था अशोक ने, आक्रमण कहाँ पे, कलिंग पे। यानी वहाँ पे जो अर्थशास्त्र की यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जानकारी मिलती है उसमें वहाँ में कलिंग में हाथी प्रसिद्ध, इसलिए कलिंग वो हाथियों को प्रसिद्ध प्राप्त करने के लिए यानी अशोक ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया था। जबकि यूनानी इतिहासकार प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग पर रत्नों और खनिजों के प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। किसके अनुसार, यूनानी प्लिनी के अनुसार, यानी यूनानी प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग पर रत्नों और खनिजों को प्राप्त करने के लिए किया था। क्या किया था, रत्नों और खनिजों को प्राप्त करने के लिए किया हुआ था। किसके अनुसार,
यूनानी प्लेनिन के अनुसार रत्नों और खनिजों को प्राप्त करने के लिए यानी किसने किया था, अशोक ने, यानी किस पे, कलिंग पे आक्रमण किया था। जबकि बौद्ध भिक्षुक तारानाथ के अनुसार कलिंग के नागा विद्रोही को दंडित करना चाहता था। यानी कलिंग, बौद्ध भिक्षुक के अनुसार कलिंग पर जो आक्रमण था उसके यानी तारानाथ के अनुसार यानी नागा विद्रोही हो रहा था, कहाँ पे, कलिंग में हो रहा था। इसको उनको विद्रोही को क्या करना था, दंडित करना था। कलिंग में कहाँ है, नागा विद्रोही को दंडित करने के लिए ये किसने, बौद्ध भिक्षुक के अनुसार, तारानाथ के अनुसार या बौद्ध भिक्षुक के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया था, किसे, यानी नागा विद्रोही। जबकि यूनानी इतिहासकार प्लिनी के अनुसार रत्नों और खनिजों के कारण आक्रमण क्यों माना जाता है। जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार हाथियों की प्राप्त करने के लिए या फिर, और अशोक प्रमुख कारण युद्ध का या साम्राज्य महत्व यानी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ था। और युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए हैं, कलिंग के युद्ध की क्या क्या परिणाम, कलिंग के युद्ध के परिणाम, राज की पराजय हुई और अशोक की विजय हुई, पर अपार जनधन हानि की भी। 1 लाख लोग इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में मारे गए थे और 1.5 लाख लोग इसमें क्या हुए, बंदी व घायल बना लिए गए थे। यानी इसमें करीब में इस कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को क्या बना लिया, बंदी बना लिया गया था। और इस युद्ध के बाद हृदय यानी अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसे यानी बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस यानी उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। क्या क्या अपना लिया गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। किसके कहने पर, बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र के कहने पर, किसके यानी बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र के कहने पर उसने बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। क्योंकि ये अपार जन हानि को देखकर उसका यानी अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। और उसने यानी भोरी घास का मतलब होता है दोस्तों, यानी क्या होता है भोरी घास का यानी युद्ध नीति, क्या होता है, युद्ध नीति। भोरी घास का मतलब होता है युद्ध नीति के स्थान पर उसने धम्मकोश यानी धर्म नीति को अपना लिया, यानी धर्म को अपना लिया गया था। क्या अपना लिया गया था, धर्म को अपना लिया गया था। किसको अपना लिया, धम्म को अपना लिया। भोरी घोष के स्थान पर धम्म की नीति को अपना लिया गया था। क्या अपना लिया गया था दोस्तों, धम्म को अपना लिया गया था, यानी धम्म को अपना लिया गया था। ये थी हमारा अशोक के बारे में दोस्तों। अगले वीडियो में हम अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। नमस्कार।